हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज उमेश यादव। बेटा आज हम आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताएंगे। कल हमने बताया था यूरोप में नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ पार्ट्स बताए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें बेटा सबसे अहम रोल जो होता है, जब नेशनलिज्म शुरू हुआ यूरोप में, नेशनलिज्म की बात जब आई तो उसमें सबसे अहम रोल ये यूं कह सकते हैं, द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट रोल आर पार्टिसिपेट टू द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। यानी फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, रेवोल्यूशन जो हुआ था फ्रांस में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये बात आती है कि फ्रांस की क्रांति की डिमांड क्यों हुई, रेवोल्यूशन की डिमांड क्यों हुई। ठीक है, तो डिमांड होने का मेन फैक्ट ये था क्या, तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो कि फ्रांस की क्रांति के लिए अहम रोल अदा किए। तो सबसे पहला जो रोल था बेटा, ये चूंकि ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ बेटा 1789 में। 1789 में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और इस रेवोल्यूशन का मेन काम क्या था, लोगों की डिमांड हुई। यानी वहां पे बेटा फ्रांस में क्या था, राजतंत्र चलता था, एकात्मक शासन था। यहाँ वहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई थी, वहाँ के लोगों से परेशान हो गई थी। लोग अपने मनमाना कर वसूल करते थे। यानी वहाँ के राजा जो थे वो मनमाना कर वसूल करते थे, लोगों को परेशान करते थे। तो बेटा कर वसूल करना भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पर बेटा भूखमरी थी और राजा अगर कर वसूल न करे तो राजकोष खाली हो जाए, तो उनकी प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से लोग त्रस्त होके ये मेन फ्रांसीसी क्रांति का एक मेन अहम रोल क्या था, तो लोगों की डिमांड बढ़ी। क्या फ्रांसीसी क्रांति का मेन डिमांड क्या था, तो वो था पहला, राजतंत्र को परिवर्तित करके प्रजातंत्र में बदलना, यानी डेमोक्रेसी। यानी कि जो बेटा नेशनलिज्म था वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डेमोक्रेसी में। तो उनका मेन फैक्ट था कि इसको जो नेशनलिज्म है, जो राजतंत्र इसमें चल रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डेमोक्रेसी में। सेकंड क्या था, सभी लोगों की एक सामूहिक पहचान, यानी सब लोग एक ही नाम से जाने जाएं, अर्थात सबकी एक पहचान होनी चाहिए। तो सामूहिक पहचान के लिए क्या कदम उठाया गया बेटा, पहला काम तो ये हुआ कि फ्रेंच भाषा, जो वहाँ की मदर टंग फ्रेंच थी, तो फ्रेंच लैंग्वेज को मदर टंग यानी नेशनल टंग बनाया गया, राष्ट्रभाषा बनाई गई। तीसरा प्रयास ये हुआ था बेटा, प्रत्येक राज्य से जितने भी वहाँ के स्टेट थे, वहां से स्टेट जनरल वहां पर एक चुनाव हुआ। ठीक है, और वो प्रत्येक स्टेट से चुनाव हुआ, जिसमें बेटा जनरल स्टेट चुना गया और उसका नाम बदल के बेटा क्या कर रख दिया, नेशनल असेंबली। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जनरल स्टेट को कन्वर्ट करके किस में बदल दिया गया, नेशनल असेंबली। अब बेटा अलग अलग नाम से जानने से अच्छा एक नाम जाना गया, वो क्या था, नेशनल असेंबली। तो वहाँ के स्टेट में अलग अलग स्टेट थे, सबको कन्वर्ट करके एक बनाया गया और उसको नाम दे दिया गया नेशनल असेंबली। अब इसके बाद बेटा जो प्रशासन व्यवस्था थी, वहाँ का जो रूल था, गवर्नमेंट था, प्रशासन व्यवस्था, तो प्रशासन व्यवस्था जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को कन्वर्ट, अलग अलग रूल थे, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर रूल थे, सबको खत्म करके उन्होंने प्रशासन व्यवस्था को एक एक बनाया। यानी कि एक ऐसी प्रशासन व्यवस्था लाने की डिमांड की जिसमें सबको समान कानून व्यवस्था लागू हो, यानी सबको, चाहे वो बड़ा है। अब वहां पे क्या था बेटा, राजतंत्र में बड़े लोगों के लिए अलग कानून था, छोटे लोगों के लिए अलग कानून था। तो ये सारे कानून को बदल के एक ही कानून लगाया गया जो कि सबके लिए समान, जो आपके इंडिया में है बेटा। इंडिया में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी तरह से बनाया गया है कि इसमें क्या है कि चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, सबके लिए एक कानून है। अगर 302 आर्टिकल 302 अगर मर्डर पे लगता है तो सबके लिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको मर्डर पे 302 ही। ऐसा नहीं है कि पीएम है तो वो मर्डर किए तो वो उनको 302 नहीं लगेगा, ऐसा नहीं।
एक रिक्शा चालक है, वो मर्डर किया तो उसको 302 नहीं लगेगा। बेटा मर्डर मर्डर होता है, सबके लिए एक कानून व्यवस्था फील कराई गई। तो ये लोगों की ये डिमांड हुई कि प्रशासन व्यवस्था ऐसी लागू किया जाए जिसमें सबको समान कानून क्या हो, फील हो। ठीक है, आगे आंतरिक व्यवस्था वहां की उस समय फ्रांस में बेटा बहुत सारी विडंबनाएं थी। एक और कुरीति वहां पर फैली हुई थी। वहां पर आंतरिक का आयात निर्यात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, वहां पे बेटा टैक्स लगते थे, और उस टैक्स को क्या कर दिया गया, समाप्त करने की मांग डिमांड की गई। वहां की पब्लिक जो है वो टैक्स को समाप्त करने की डिमांड की। और बेटा जो भार और मापन व्यवस्था, जो वेट है और मेजरमेंट था, मतलब क्या है, माप तौल की व्यवस्था जो थी वो अलग अलग जगह पे अलग अलग थी उस समय। मतलब ये इसको नॉर्मली समझिए, जैसे बेटा यहाँ पे अगर किसी कोई भी पार्टिकल आप 1 kg की मात्रा, यह एक प्रॉपर क्वांटिटी है, तो यही इतनी ही क्वांटिटी कहीं और जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाते थे तो उस वही क्वांटिटी 2 kg कही जाती थी। मतलब भारात्मक व्यवस्था अलग अलग जगहों पर अलग अलग थी, यानी क्वांटिटी चेंज थी बेटा, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट क्वांटिटी की व्यवस्था थी। तो वो सारी इसमें क्या था, कोई जहां पे बेटा कम था वहां लाभ होता था, जहां पे ज्यादा था वहां हानि होती थी। बट क्वांटिटी कम मिलती थी और जो उसकी वैल्यू थी वो ज्यादा हो जाती थी, इससे नुकसान होता था। तो पब्लिक की इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि जो वेट और मेजरमेंट की वैल्यू थी उसको इक्वल कर दी गई, हर जगह समान कर दी गई। अगर 1 kg इतना होता है तो सब जगह वही उतना ही होता है। बात क्लियर हो गई। अब बेटा अगली बात और भी, ये तो पब्लिक की डिमांड हुई, और इसके साथ साथ अगर पब्लिक इस फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में भाग लिया था तो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए। तो स्टूडेंट्स वहां के क्या किए, एक क्लब बनाए, क्लब बना के इसका इस फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का क्या क्या सपोर्ट किया, और उस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब दिया। यहाँ तक कि बेटा वहां की आर्मी भी इसका सपोर्ट की। लास्ट पॉइंट है, वहां की आर्मी भी इसका सपोर्ट की, और वो इसमें क्या किया, आर्मी ने अलग अलग जगहों पर फॉरेन में जाके भी इसका जो नेशनलिज्म था उसका सपोर्ट किया, और हर जगह उसका बढ़ावा मिला। तो इस तरह से जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन था उसको उसको काफी सह मिला, और ये फ्रांसीसी रेवोल्यूशन डेवलप हुई, और फ्रांस में बेटा एक नई सरकार, एक नया रूल, एक नया कानून क्या है, स्थापित हुआ। तो इस तरह से ये फ्रांसीसी क्रांति थी बेटा, रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस था। और इस फ्रांस रेवोल्यूशन में नेशनलिज्म क्या हुआ, स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसके बाद आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।